नहीं जेई एडवांस या जो हाई क्लास की नॉलेज थी, जितना तुमको बेसिक्स मैकेनिज्म का जानना था वो हम तुमको पीछे हाइड्रोकार्बन और इन सब में लेके पढ़ा दिए। ठीक है। अच्छा, क्लास 12 में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, बेटा सुनते रहना ध्यान से। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो अलग हैं एकदम, जिनको एकदम अलग से पढ़ाना है, उनको नेम्ड रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं बेटा जो रिएक्शन मैकेनिज्म में ही तुमको पूरी तरह पढ़ा दिए गए हैं। उनमें से एक है बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शन तुमको अच्छा हाँ बेटा हम सो ही रहे थे, ठीक है, इस वजह से। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में तुमको जितने भी रिएक्शंस हैं वो तुमको पूरी तरह अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। तो दो तीन चीज़ समझना ध्यान से। हमको करना क्या है, देखो पहली चीज़ तो अपने दिमाग से एक चीज़ हटा दो। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि अरे सर एनसीईआरटी क्यों सामने खोले हुए हैं, एनसीईआरटी आसान बुक है। नहीं बेटा, एनसीईआरटी में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो कि न दिया हो। मेरी बात समझना हम क्या बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है बेटा जो नहीं दिया है, सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बस उनकी मैकेनिज़्म नहीं दी है। मेरी बात समझते जाना। तो तुम्हारे सामने हम एनसीईआरटी खोले हुए हैं, हम बढ़िया से एनसीईआरटी को चलते चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। जहाँ कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन होगा बच्चा उसको वहाँ लिख देंगे। ठीक है। मेरी एडवाइस ये है कि बेटा इन 4 चैप्टर्स के लिए कार्बोनिल ग्रुप को छोड़ के, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के, उसको पूरा अलग से पढ़ाया जाएगा। बाकी बेटा अल्कोहल के लिए, ठीक है, एल्किल हैलाइड के लिए, हेलो एल्किन्स और हेलो एरीन्स के लिए बेटा तुम सामने खोल लो एनसीईआरटी। ठीक है। जो जो बताते जा रहे हैं उसमें बच्चा लिखते जाओ और उसको अंडरलाइन करते जाओ। तुम्हारी प्रिपरेशन बेटा हम किसी भी हालत में दोनों स्तर पे करा दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं अच्छे से। जेई एडवांस तक के कोई सवाल नहीं फंसेंगे, ठीक है, और बोर्ड के भी कोई सवाल तुमसे नहीं फंसने वाले। ठीक है। तो ये बात पहले दिमाग से हटा दो बेटा कि एनसीईआरटी आसान होती है। एनसीईआरटी में सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं जो तुम पढ़े हो, जितना तुम पढ़े हो, लेकिन इसकी मैकेनिज्म हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं बच्चा, तो दोबारा इसको कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बच जाएंगे इससे। ठीक है। तो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ें। प्लीज़ कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दो भैया, फिर आगे बढ़ें। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी सबके पास है क्या? एनसीईआरटी नहीं है? घर पे ही हो ना सब लोग? तो बेटा अगर एनसीईआरटी हो तो सामने रख लो। ठीक है। हाँ बेटा, सारा बोर्ड हम बोल तो रहे बच्चा, जो एनसीईआरटी में नहीं है नमन, उसको भी हम एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कराएंगे, बुक्स में इंक्लूड कराएंगे। ठीक है, ताकि कोई तकलीफ नहीं होने वाली, किसी का कोई पोर्शन नहीं छूटेगा बच्चा। ठीक है नमन, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना पोर्शन इसमें नहीं है बेटा, 1-2 रिएक्शन ही नहीं है, वो सारे इंक्लूड कराएंगे हम। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया बेटा, बढ़िया। चलो तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। ठीक है। शुरुआत में बच्चा किसी भी कोई भी चैप्टर तुम पढ़ने जाओगे, एज़ यूजुअल उसके शुरू के डाटा दिए रहते हैं। ठीक है। हाँ 2 मिनट वेट करे बेटा, वेट कर रहे बच्चा। ठीक है, सिद्धार्थ रख लो सामने। ठीक है, हाँ ठीक है, सामने रख लो भैया। ठीक है। तो सुनो ध्यान से, जब कभी भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, 2-3 चीज़ समझ लो अच्छे से। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे, तो ये कंटेंट जो तुम्हारे सामने शुरू में दिया है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको ये आइडिया देगा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, सुनते जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेई मेन में रिसेंट ईयर्स में बच्चा इस टेक्स्ट से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग सोचते रह जाते हैं कि रिएक्शन से सवाल आएगा, वो पूछता है मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पता चला कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि ये रिएक्शन पढ़ा, वो रिएक्शन पढ़े, फेनोल्फ्थालीन का स्ट्रक्चर आ गया। तो वो जो इनिशियल पार्ट है ना, उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होता, उसको तुमको पढ़ना होता है एज़ यूजुअल। जैसे यहाँ पे देखो, तुमको 1-2 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जैसे तुमको यहाँ पे दिया है बेटा, देखो ध्यान से, तुमको यहाँ पे दिया है बेटा कि ये देखो, क्लोरोफेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। बेटा ये सब जो भी वर्ड यहाँ लिखे हैं ना, इन सब को तुमको बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे रिएक्शंस तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो नाम है छोटे छोटे, क्लोरोफेनिकोल कहाँ इस्तेमाल होगा, थायोफिन कहाँ इस्तेमाल होगा, बच्चा इस तरह के नाम के लिए तुमको एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जेई मेन तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता है। जो सवाल तुम्हारे ऊपर नीचे होंगे वो एडवांस में होंगे। तो प्लीज़ हम जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं, प्लीज़ उसके साथ चलते जाओ। ठीक है, ध्यान से समझते जाना उसको। ठीक है, ठीक, सुनो
अच्छा, यहाँ देखो बेटा, ये एक दिया है थायोसिन, ये बेटा तुम पहले भी पढ़े हो, एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, गले में प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से गोइटर होता है। मलेरिया के लिए बेटा क्लोरोक्विनीन इधर बीच बहुत हिट थी, ठीक है, तुम इधर बीच जितनी भी कोरोना की मेडिसिन है, ठीक है, उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। तो इस वजह से ये सारे जो सवाल हैं ये सब बेटा कभी भी तुमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना कि ये जो नाम दिए हैं कहाँ कहाँ कौन सा इस्तेमाल करोगे, इसको बड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जो लोग एनसीईआरटी सामने रखे हो बच्चा, वो इसको अंडरलाइन कर लो। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि ये नोट्स हम भेज नहीं पाएंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास एनसीईआरटी है बेटा उसको अंडरलाइन करते चलो, क्या क्या पढ़ना है। जिनके पास नहीं है उसका स्क्रीनशॉट लेते चलो बच्चा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके बताते रहो बेटा हो गया कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेके बच्चा बताते रहना हो गया है कि नहीं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, चलो। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारे पास 3 मेथड है। हम पहले भी तुमको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो अच्छा हम तुमको ये बोले थे कि हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन होगा। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चा, दूसरा हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। और प्रॉपर्टीज़ बेटा 2 तरह की होती हैं, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा कैसा होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, बढ़िया। और तीसरा हमको उसके केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। बच्चा एक बात ध्यान रखना, प्रिपरेशन की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन सिर्फ 2 पार्ट से डिस्कस होंगे। एक तो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैंने तुमको पढ़ाया है, दूसरा बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। जैसे हम हाइड्रोकार्बन में तुमको पढ़ाए थे बेटा रिएक्शन सिर्फ एक ही तरह का होता है एडिशन, वैसे ही बच्चा यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिएक्शन होंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हमको यहाँ पूरा केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए, हम लोग चलते चलेंगे, देखते जाएंगे, हमको याद होती जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए देखते रहना। सबसे पहले बच्चा हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 हैलाइड लगा है तो मोनोहैलाइड 2 लगा है, तो ये सब बेटा ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। मोनोहेलोरीन, डाईहेलोरीन, देखो एक सवाल इसमें ज़रूर आता है, इसमें एक सवाल ज़रूर आता है बेटा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें। इसका एक सवाल आता है बेटा कि अगर हमारे पास, सुना ध्यान से, B3N3H3Cl3 हो, ठीक है, तो बेटा इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर आएंगे। बच्चा ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पहले तो हम तुमको थोड़ा सा नॉलेज दिला दें क्लास 11th की। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। तुमको याद कराया गया होगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर होगा बेटा। इनऑर्गेनिक बेंजीन बच्चा यहाँ पे बोरॉन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ बोरॉन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ बोरॉन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, ऐसा। ये बेटा इस तरह का, ऐसे याद है, इसी को बोलते हैं बच्चा इनऑर्गेनिक बेंजीन। एकदम ध्यान से सुनते रहना। अगर इसमें 3 क्लोरीन हम लोग लगा दें, 3 क्लोरीन क्या बेटा, ऐसा करते हैं इसमें 2 क्लोरीन लगाते हैं, तो B3N3H4Cl2 कर लेते हैं। अब तुमसे पूछेगा बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, ठीक है, बात ध्यान रखना बच्चा, इसके टोटल आइसोमर 4 आते हैं, 3 नहीं आता। हम लोग इसको देखे रहते हैं डाईहेलोरीन को, तो हम सोचते हैं बेटा एक्स कहाँ कहाँ लगा सकते हो, या तो एक्स ऑर्थो पे होगा, या तो मेटा पे होगा, या तो पैरा पे होगा। सुनते जाना भैया। लेकिन बच्चा इस केस में नंबर ऑफ आइसोमर 4 आएंगे। 4 कैसे आएंगे बेटा, या तो दोनों क्लोरीन बोरॉन पे हो, या तो दोनों क्लोरीन नाइट्रोजन पे हो, या तो क्लोरीन क्लोरीन बेटा ऑर्थो हो, या तो बेटा क्लोरीन क्लोरीन पैरा हो। ये 4 केस आएंगे, तुम चारों केस बना लेना, ठीक है। तो ये 4 केस आते हैं बेटा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन पे 2 क्लोरीन लगाओगे तो नंबर ऑफ आइसोमर 4 आएंगे, नॉर्मल बेंजीन पे 2 क्लोरीन लगाओगे तो नंबर ऑफ आइसोमर 3 आएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। आइसोमर से रिलेटेड एक सवाल है बच्चा, ये हमेशा पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कुछ सवाल है बेटा, पूछना है तो बता देना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चा, ये ठीक, ये वाला पार्ट,
ये बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तुमको पता है, इसको हमको बताना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ये शुरुआत कर रहा है तो इस वजह से इसको रिवाइज करा रहा था। एलाइलिक हम पहले से बता चुके हैं, बेंजाइलिक हम तुमको बता चुके हैं बेटा, विनाइलिक क्या होता है ये भी बताए हैं। डबल बॉन्ड पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हो तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। बेटा क्लियरली सबको दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर से रिपीट करें बेटा, ध्यान देना। विनाइलिक हम लोग डिस्कस किए, डबल बॉन्ड के ऊपर जो एक्स ग्रुप लगा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। देख रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड पे एक्स जुड़ा है, ये भी विनाइलिक ग्रुप है, ठीक है, ऐसा। बच्चा एराइल ग्रुप, बेंजीन से कोई भी एक्स जुड़ा है इसको हेलोएरीन भी बोलते हैं। बच्चा यही चीज़ होती है हेलोएरीन, ठीक है, इसी को हम लोग नाम देते हैं हेलोएरीन। तो बेटा ये पहचानने के लिए, ठीक है, जो लोग शुरू से क्लास नहीं किए थे उनको ये तकलीफ हो सकती है कि कौन सी चीज़ क्या होगी। ऑल्दो नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करने नहीं जा रहे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर तुमको पहले से पढ़ाया जाता है, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। हम लोग सीधे एक चीज़ पे आते हैं, ठीक है, वो है बच्चा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब देखो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ये बच्चा नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में समझो, ठीक, सुनो ध्यान से। ये बेटा ये है तुम्हारे सामने CX बॉन्ड, ठीक। सिद्धार्थ रिपीट कर दिया भैया, रिपीट कर दिया। सिद्धार्थ बताना कोई तकलीफ हो तो। ये बच्चा CX बॉन्ड के बारे में सोचो। CX बॉन्ड सबको दिख रही? ये बेटा यहाँ जो CX बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ जो CX बॉन्ड तुम देख रहे हो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे बच्चा। ये बच्चा यहाँ जो CX बॉन्ड तुम देख रहे हो, यहाँ बेटा तुम थोड़ा ध्यान से देखो, X क्या है, X इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो X अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा, पुल कर रहा है। और बच्चा इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो ये डेफिशिएंट हो जा रहा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बच्चा इसी वजह से, सुनना ध्यान से, हम बोल रहे हैं ना एल्किल हैलाइड में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसका जवाब तुमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से बच्चा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चा न्यूक्लियोफाइल सीधे इस कार्बन पर अटैक करता है और कोशिश करता है एक्स निकल जाए। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स बाहर जा रहा है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और इसी वजह से जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं, सुनने जाना हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो मैक्सिमम टाइम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। भास्कर तुम पूछ रहे हो बेटा एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, सुनो ध्यान से बच्चा। एलाइलिक हैलाइड, पहले एलाइलिक ग्रुप समझो बेटा, ये होता है एलाइलिक ग्रुप, ठीक। एलाइलिक कार्बन ये होता है, इस पे जो भी हैलाइड लगाओगे इसी को हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एलाइलिक कार्बन पे जो भी हैलाइड लगाओगे उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे या एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। भास्कर समझ में आ गया, कोई तकलीफ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्शन हो जाएगा। यही नेचर है बेटा CX बॉन्ड का। अच्छा सुनना ध्यान से, ये बेटा यहीं से तुमको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अंदाजा होगा। जैसे जैसे तुम टॉप टू डाउन जाते हो, CF है, CBr है, CCl है, CI है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस कम होता जाएगा, चार्जेस की वैल्यू कम होती जाएगी। तुमको पता है C और F के बीच में अगर बॉन्ड होगी बेटा वो तो बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा। C और Cl के बीच में बॉन्ड है बेटा तो वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बढ़िया बेटा। तो अब देखो यहाँ सवाल तुम्हारे सामने देखो बॉन्ड लेंथ का है, ये देखो ये बच्चा, ये देखो डाइपोल मोमेंट। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से डाइपोल मोमेंट देखना, ये सवाल बार बार पूछता है तुमसे, जेई मेन में भी पूछेगा, एडवांस में भी आने का चांस है। बच्चा डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो। बच्चा ये क्लास 11th में भी तुमको पढ़ाया गया होगा। डाइपोल मोमेंट बेटा यहाँ देखो सबसे ज़्यादा किसका है, CH3Cl का। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू किसके बराबर होगी, CH3Cl। फिर किसकी होगी बेटा, F और Br में देखो CH3F की। फिर किसकी है बेटा, ध्यान से रखना, CH3Br की। और फिर किसकी है बच्चा, CH3I की। ये सवाल हम पहले भी डिस्कस किए हैं सबसे शुरू में, तो वहाँ पहला क्लास फर्स्ट में इसको डिस्कस किए बेटा। जिसको कंसेप्ट नहीं याद होगा वो फर्स्ट क्लास जाके देख लेगा, वहाँ तुमको पता चल जाएगा। एक बार ध्यान रखना बेटा, अगर कोशिश करो तो जहाँ भी तुम इस चीज़ को लिख रहे हो नोट्स में NCERT के, वहाँ क्लास नंबर लिखते जाओ कि कहाँ हम ये चीज़ पढ़ाए हैं, ताकि बाद में रिवाइज करना तुमको आसान हो कि टॉपिक अगर नहीं मिल रहा तो हम उस क्लास में चले
जाए, हम तुमको बताते जा रहे हैं किस किस क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस हुई थी, क्लास फर्स्ट में, तो तुम वहाँ जाके देख सकते हो बेटा GOC में, ठीक है, GOC की क्लास फर्स्ट में। बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। अब यहाँ से रिएक्शन शुरू होते हैं, काम की चीज़ बेटा यहाँ से है, ठीक है, सुनते जाना। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो एनसीईआरटी में ना दिया हो, भले छोटे लाइन में दिया है लेकिन दिया है। लोग सोचते हैं बेटा कि एनसीईआरटी में बहुत सारे रिएक्शन स्किप है, नहीं बच्चा, एनसीईआरटी करीब करीब हर एक रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ, वो तुमको दिखेगा ही नहीं, इतने छोटे में दिया है कि दिखेगा ही नहीं। बच्चा पहला है केस अल्कोहल, हमको RX बनाना है अल्कोहल से। तुम कैसे कैसे RX को बना सकते हो बच्चा, अगर हमारे पास अल्कोहल है ROH, तो बेटा एक सबसे आसान तरीका क्या है जो हम तुमको पहले पढ़ाए हैं, वो पढ़ाए बेटा SOCl2, याद है। सबसे बेस्ट मेथड होता है RCl, SO2 गैस निकलती है और Cl2 निकलता है, HCl निकलता है। बच्चा ये हम तुमको पढ़ाए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NSR में लास्ट में बच्चा, ठीक। हम तुमको ये चीज़ पढ़ाए थे कि अगर SOCl2 के साथ इस्तेमाल करोगे तो बेटा यहाँ पे रिटेंशन होता है। पूरी मैकेनिज़्म हम बताएं बच्चा, रिटेंशन क्यों होता है, इन्वर्जन कब होता है। लेकिन अगर यहीं पे ROH के साथ, प्लीज़ सब लोग रिवाइज़ करते जाना, अब हम रिवाइज़ ही कर रहे हैं सब कुछ। बच्चा SOCl2 के साथ अगर तुम इस्तेमाल करोगे और तुम यहाँ पे पिरिडीन का इस्तेमाल कर लोगे, पिरिडीन के प्रेजेंस में बेटा यहाँ पे क्या होता है, पिरिडीन के प्रेजेंस में यहाँ इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक पार्ट है। यहाँ पे RCl बन जाएगा, SO2 निकलेगा, Cl2 निकलेगा, सॉरी HCl निकलेगा। प्लीज़ सब लोग बताओ, सबको याद आ रहा है ये रिएक्शन? कमेंट करके बताओ भैया ये रिएक्शन सबको याद है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ भैया ये रिएक्शन याद है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक। ये बेस्ट मेथड है अल्कोहल को हैलाइड में बदलने का, दिस इज बेस्ट मेथड, ठीक है। सबसे बढ़िया मेथड है बच्चा अल्कोहल को हैलाइड में बदलने का, ये बेस्ट मेथड है। उसके अलावा कई सारे और मेथड हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहला देखो, सबसे पहला बेटा ये ROH HCl + ZnCl2 हम लोग डिस्कस किए थे, लूकस टेस्ट। भैया लूकस टेस्ट का ये रिएक्शन है, ROH को HCl के साथ ट्रीट करोगे, ये रिएक्शन हम पढ़ाए हैं। ये बेटा SN1 कैटेगरी का रिएक्शन होता है और जो ऑर्डर होता है इसमें टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। बहुत बढ़िया से तुमको पढ़ा चुके हैं बच्चा। सेकंड वाला देखो बेटा ROH + NaBr + H2SO4, बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Br- बच्चा ध्यान देना, वो यहाँ पे अटैक कर रहा है और ROH को हटा दे रहा है। ध्यान रखना ROH अपने से नहीं हट रहा बच्चा, हम पहले ही बोले हैं कि OH की बॉन्ड को हटाना मुश्किल काम है और इसीलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, H2SO4 का। H2SO4 यहाँ से क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा, H+ प्रोवाइड कर रहा है और ये H+ इसके ऊपर अटैक करके इस OH को बाहर निकाल रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है बेटा, RBr बन रहा, H2O बन रहा और NaHSO4 बन रहा। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तीसरा बेटा ये भी क्लास में हम कराए हैं कि PX3 और PCl5 दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, OH हट जाता है और वहाँ X लगता है। ये भी हम बताए थे कि बेटा 1 मोल PCl3 3 मोल ROH को रिड्यूस करेगा, 1 मोल PCl5 सिर्फ 1 मोल ROH को रिड्यूस करेगा या ROH को कन्वर्ट करेगा। तो अगर कोई तुमसे बोले याद आ रहा बढ़िया आदित्य, हाँ भैया, तो हम तुमको ये चीज़ पढ़ाए हैं और तुमको ये बोले हैं बच्चा, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये सारा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है NSR का, ठीक है। ये सब NSR का पार्ट है बच्चा, ये SN1 है, ये SN2 है, ठीक है, ऐसा टाइप का, ठीक। समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा लास्ट वाला रिएक्शन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहना। आज का नोट्स नहीं जा पाएगा बेटा, ध्यान रखना, हम इसके ऊपर जो लिख रहे हैं वो मिट जा रहा, ठीक है, सेव नहीं होता, तो प्लीज़ इसका तुम स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। बढ़िया बढ़िया भैया, ठीक। कोई तकलीफ़ किसी को बच्चा, ये सब चीज़ें याद आ रही हैं जो हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ाए हैं, तो याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा, कमेंट करके बता देना। याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा, ये चीज़ हमको कमेंट करके बता देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आराम कर रहे, प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये सब चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं याद आ रही, ठीक है। ऐसा रोने नहीं लगना। हाँ नमन, बढ़िया बेटा, ठीक, चलो चलो। अच्छा तो ये चीज़ें तुमको समझ में आ गई अच्छे से, यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं बेटा। एक दो नाम है, ठीक है, नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर नाम के बारे में नहीं समझते हैं, ठीक है,
बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, ROH को HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में। इस टेस्ट को नाम देते हैं बेटा लूकस टेस्ट, ठीक है। ये इस टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं बच्चा लूकस टेस्ट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बच्चा, ठीक है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक। ये नाम का खेल है, किसी बुक में कोई साइड बुक पढ़ोगे तो वहाँ बेटा लिखा रह सकता है कि ये ग्रूव्स प्रोसेस है। तो बच्चा लूकस टेस्ट को ही ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लूकस टेस्ट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी, हम इसको पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है, ऐसा हो गया ये। और बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पिरिडीन वाला है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा डार्जिन्स प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस के नाम पे थोड़ा ध्यान रख लेना। कई बार ऐसा होता है कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और तुमको कोई पूछ लिया कि डार्जिन्स प्रोसेस क्या होता है, तुमको रिएक्शन पता है लेकिन तुमको नाम नहीं पता, तो तकलीफ हो सकती है बेटा। लेकिन याद रखना डार्जिन्स प्रोसेस तभी होगा जब पिरिडीन का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर पिरिडीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसका डार्जिन्स प्रोसेस नाम नहीं देंगे। तो जो नाम है वो फिक्स है बेटा, वही होना है, वो कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डार्जिन्स प्रोसेस है। नाम बेटा ध्यान रखो, कोई तुमको परेशान करने के लिए नाम पूछ सकता है, ठीक है, फिर तुम परेशान रहोगे कि डार्जिन्स प्रोसेस तो सर पढ़ा ही नहीं है, ग्रूव्स प्रोसेस तो सर पढ़ा ही नहीं है। सर पढ़ाएं सब हैं, बस बच्चा नाम नहीं पता तुम लोगों को, ठीक है। तो इसका नाम बेटा लूकस टेस्ट होता है, या तो ग्रूव्स प्रोसेस या तो डार्जिन्स प्रोसेस, ठीक। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लियो, ले लेना, बढ़िया बेटा। अब आगे चलो, ये जो लास्ट वाला है ये रेड फॉस्फोरस PX3, बेटा इसको समझाने लायक कुछ नहीं है, तुम खुद ही समझ गए होगे। फॉस्फोरस और H2 मिलकर क्या बना लिया होगा बेटा, PX3 बना लिया होगा, फिर वो ROH के साथ रिएक्ट किया होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सेम रिएक्शन जैसा ऊपर वाला था, बस फर्क ये है कि बेटा यहाँ फॉस्फोरस और H2 को तुम अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन यहाँ बेटा PX3 का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कंडीशन देख लेना, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा या इसकी ईल्ड ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो नॉट विथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, बेटा यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि H2 किसके बराबर होना चाहिए, ब्रोमीन के। हम तुमसे बार बार बोल रहे हैं NCERT में हर एक चीज़ लिखी है, इतने छोटे में लिखी है बच्चा कि हम लोग उसको स्किप कर जाते हैं और बाद में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि ये प्रोसेस बेटा रेड फॉस्फोरस H2 है, देख रहे हो तुम, RX है। चलो, प्रिपरेशन के इतने मेथड हम लोग सिंपल पढ़े हैं ROH के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लाइन इसमें लिखी हैं जिसको तुमको देखना है। पहली लाइन बच्चा, थोड़ा इस लाइन को देखो, देखो थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग NCERT से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बच्चा बार बार हम बोल रहे हैं कि ऊपर में Cl है नीचे नहीं। हाँ बेटा, हाँ नमन सही बोल रहे बेटा, PX3 बना के दे दोगे तो Cl काम करेगा, लेकिन बेटा रेड फॉस्फोरस के साथ H2 दोगे तो Cl काम नहीं करेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, PX3 बना के दे दोगे बेटा Cl काम करेगा, PCl3 काम करेगा, यहाँ क्लोरीन काम नहीं करेगा। नमन क्लियर है, कोई तकलीफ है यहाँ पे बच्चा? एक लाइन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को देखो ध्यान से, ठीक। ये तुम भी देखोगे तो तुमको समझ में आएगी। देखो, देखना ध्यान से, ए बच्चा ये लाइन पढ़ो, कांस्टेंट विथ HBr इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एल्किल ब्रोमाइड, ये हटा देते हैं। देखो, गुड ईल्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohols with sodium iodide in phosphoric acid। ये बच्चा ये एकदम अलग रिएक्शन है, और ये रिएक्शन तुमसे पूछ सकता है कि अगर तुम अल्कोहल को ट्रीट करोगे ROH को, ठीक है, ये रिएक्शन लिख भी लेना NCERT के बगल में, ठीक है, सॉरी, NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, प्लीज ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा H3PO4, बेटा ये Ri बनाएगा, H2O निकलेगा, ठीक है। ये बच्चा ये रिएक्शन तुमको याद करना होगा, ठीक, क्योंकि आयोडीन के साथ ज़्यादातर रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन के साथ ज़्यादातर रिएक्शन क्या होते हैं बच्चा, रिवर्सिबल। इस रिएक्शन को 100% पहुंचाने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है,
H3PO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, जेईई मेन के लिए भी, कि अगर RI नहीं मिल रहा है अल्कोहल के साथ तो हम क्या करेंगे। अगर RI तुमको अल्कोहल के साथ नहीं मिल रहा है बच्चा, तो तुम फिर उस केस में किसका इस्तेमाल करोगे, H3PO4 का इस्तेमाल करोगे। वो RI को रिवर्स जाने नहीं देता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो आयोडीन को रिवर्स जाने नहीं देता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग बच्चा, आगे चलते हैं। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे रिएक्शन पढ़ते हैं, ये लाइंस छोड़ देते हैं। तो लाइन अंडरलाइन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलो भैया आगे देखते हैं। ठीक है, ये बच्चा ये क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक है, ये वाला रिएक्शन भैया, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, थोड़ा सा अगर तुम लोग याद तुम लोग को आ रहा होगा, ठीक है, प्लीज़ बेटा थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक, एनसीईआरटी सामने हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बच्चा। ये बच्चा ये हम एक रिएक्शन पढ़ाए थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा हम इसको पढ़ाएं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, ये पूरा एक अलग टॉपिक ही था। हम तुमको ये चीज़ पढ़ाए थे कि बेटा कभी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी या कुछ भी होगा, एकदम ध्यान से सुनते रहना, कभी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी या हीट होगा। ठीक है आयुष, कौन सी लास्ट लाइन रिपीट करनी है आयुष, प्लीज़ कमेंट करके बता दो, मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है बच्चा, ये हम क्लास में कराएं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हम बोले थे बेटा X2 के साथ अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल करोगे, यूवी लाइट का इस्तेमाल करोगे बच्चा, ये करेगा क्या, क्लोरीन बेटा यहाँ H हटा के Cl लगा देगा। लेकिन ये पूरी थ्योरी ही पढ़ाएं हम तुमको, कहाँ मेजर बनेगा, कहाँ माइनर बनेगा, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन का रिएक्टिविटी रेशियो याद होगा बेटा, रिएक्टिविटी रेशियो होता है 5:3.8:1। बेटा ब्रोमीन का रिएक्टिविटी रेशियो क्या होता है बच्चा, 1600:81:1। हम बताए थे बेटा अगर तुम ब्रोमीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा वो टर्शरी पे मेजर बनाएगा, ये सब हम बताए थे बच्चा। लेकिन क्लोरीन का अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, प्लीज़ बेटा कमेंट करके बताना याद आ रहा है कि नहीं, क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे। ये पूरा बेटा वहाँ थ्योरी पढ़ाए हैं, प्लीज़ वहाँ जाके देख लेना। ठीक सर, अंडरलाइन के बाद वाला रिएक्शन हाँ बता देते बच्चा, आयुष बता देते हैं। ठीक बच्चा प्लीज़ थोड़ा यहाँ ध्यान देना, हम ये पढ़ाए हैं या हाँ बढ़िया बेटा याद आ रहा होगा। ठीक, कभी अगर ये चीज़ पढ़े होगे तो याद आ रहा होगा। भैया चाहो तो इसको रिप्लेस करते हैं, ये जो हीट लिखा है ना, कई बार बेटा ऐसा होता है कि हीट की जगह लिखा रहता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बच्चा समझना 300-400 मतलब बहुत तगड़ी हीट, और 300-400 पे वही रिएक्शन होगा जो अल्ट्रावायलेट के साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो चाहो तुम इसको 300-400 लिख सकते हो। ठीक, बढ़िया, सब भूल गया, अरे स्वप्निल थोड़ा सा यार रिवाइज कर लेना, नहीं तो अब मेरी कंडीशन ये नहीं है कि हम उसको दोबारा पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इतना दिन इसी के लिए बिल्डअप कर रहे थे, ठीक है, इसी चैप्टर्स के लिए उतना दिन बिल्डअप किए बेटा, 2 महीना। ठीक है, कि ताकि ये सब में तकलीफ ना हो हमको। चलो भैया हाँ बढ़िया, एल्कीन्स के केस में आते हैं बच्चा। पहले तो हाइड्रोकार्बन से एल्केन के केस में बेटा ये डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा बेटा पीछे जाके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ठीक है, रिएक्टिविटी सिलेक्टिव प्रिंसिपल, बढ़िया बेटा सिद्धार्थ। अच्छा ये आयुष ने पूछा था, प्लीज़ हम इसको बता दे रहे बच्चा। आयुष मैंने इसमें ये बताया है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन बेटा फिजिबल नहीं होता, आयोडीन के साथ रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। तो आयोडीन के साथ बेटा रिएक्शन कराने के लिए हम हल्का सा उसमें H3PO4 डालते हैं। ठीक है, हमेशा उसमें हल्का सा H3PO4 डालते हैं, तब वो RI बनता है बेटा, और वाटर वहाँ से बाहर निकलता है। यही हम बता रहे थे कि ये चीज़ याद कर लेना कि बेटा आयोडीन की यील्ड तभी आएगी जब वहाँ पे तुम फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डालोगे। तो ये सब न्यूमेरिकल सवाल है, मतलब टेक्सचुअल सवाल है, डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, हाँ भाई आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन्स बेटा एल्कीन के ऊपर है, ये भी हम क्लास में कराए हैं। जो लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास देखे होंगे प्लीज़ वहाँ जाके देखो। एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स मतलब एडिशन ऑफ HX। ठीक, ये बच्चा ये सिंपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये चीज़ वहाँ पढ़ाए हैं बच्चा। वहाँ हम ये पढ़ाए थे मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्या होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ाए थे। ठीक है,
तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखना कि क्या मार्कोनिकॉफ्स होता है, क्या एंटी मार्कोनिकॉफ्स होता है। ठीक, हम बोले थे सिर्फ HX होगा तो बेटा उस केस में मार्कोनिकॉफ्स होगा। कहाँ जाएगा मार्कोनिकॉफ्स में? जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेजर होगी, ये सब पहले बता चुके हैं। लेकिन अगर तुम बेटा किसी एल्कीन को HBr के साथ ट्रीट किए, सिर्फ HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, पेरोक्साइड, तो बेटा वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है और ब्रोमीन वहाँ अटैच होता है जहाँ स्टेबिलिटी सबसे पॉजिटिव की कम होती है। ये दोनों क्लास हम डिस्कस किए बेटा, ये तुमको मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर 2-3 में। ठीक है, लेक्चर 2-3 में ये चीज़ तुमको मिलेगी। ठीक, तो प्लीज़ जिसको नहीं याद है वो जाओ वहाँ जाके अच्छे से रिवाइज करो। ये मौका है तुम्हारे पास कि हम वापस से उन सब चीज़ों पे जा रहे हैं और तुमको बोल रहे हैं कि उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से मार्कोनिकॉफ्स, एंटी मार्कोनिकॉफ्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा। ये बच्चा, ये वाला रिएक्शन सबको याद होगा, बहुत अच्छे से हम पढ़ाए थे। ब्रोमीन CCl4 अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस हो रहा था। ये कैसा एडिशन होता है बेटा? ये एंटी एडिशन होता है। ठीक, हम ये पढ़ाए थे कि इसमें दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड से आएंगे। ठीक है, कोई कार्बोकैटायन बेटा नहीं बनता है इस केस में, ध्यान रखना। इसमें एक खास चीज़ बनती है, उसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। बेटा जो लोग क्लास किए होंगे उनको अच्छे से याद होगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, तो इस केस में बेटा एंटी एडिशन होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि इस केस में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये चीज़ याद आई कि नहीं। ब्रोमीन CCl4 का रिएक्शन, ब्रोमीन के 3 रिएक्शन पढ़ाए बच्चा, एक तो ब्रोमीन CCl4 और दूसरा ब्रोमीन वाटर। याद आ रहा? ब्रोमीन वाटर के केस में क्या रिएक्शन कराते हैं? Br+ का और किसका बेटा? OH- का। ठीक, तो ये भी याद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? याद आया? ठीक है, एल्किल हैलाइड में बेटा तुमको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, सारी चीज़ डिस्कस की हैं। जो नए रिएक्शन तुमको आने शुरू होंगे ना इस वाले टॉपिक में, वो सीधे कार्बोनिल कंपाउंड में आने हैं। उसके पहले बस बहुत छोटे छोटे रिएक्शन से, बहुत कम रिएक्शन से। ठीक है, हाँ याद आ रहा बढ़िया बेटा बढ़िया। तो हम लोग ये सारी चीज़ डिस्कस किए थे एडिशन ऑफ हैलोजेंस पे। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन के। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन के ये सारे तरीके हैं। ठीक बच्चा, हैलोजन एक्सचेंज, इस पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये बोर्ड में पूछेगा, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो ICSE बोर्ड हो बच्चा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये वाला जो चीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल तुमसे पूछते हैं, इसका रीज़न समझो बच्चा। यहाँ पे देखो RX है, तुम NaI के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक बेटा, आयोडीन फ्लोरीन को नहीं हटा सकता, ये बात ध्यान रखना। तो आयोडीन सिर्फ और सिर्फ किसको हटा सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन को। ठीक, तो आयोडीन यहाँ पे क्या होगा? अटैक करेगा, X को यहाँ से बाहर निकालेगा, Ri बनेगा, NaX बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये हम पहले भी पढ़ाए हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ जो सॉल्वेंट होता है ना वो एसीटोन होता है। अब जरा तुम एक बात बताओ, अगर यहाँ का सॉल्वेंट एसीटोन है, ठीक है, तो तुम ये बताओ ये रिएक्शन SN1 होगा कि SN2? रुक रहे हैं 2 मिनट। तुम बताओ बेटा, अगर ये रिएक्शन एसीटोन है तो बेटा SN1 रिएक्शन होगा कि SN2? बताओ जरा, रुके बेटा। अगर ये एसीटोन है तो SN1 होगा कि SN2? हाँ SN2, बढ़िया भास्कर, बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। हाँ ड्राई एसीटोन है, वही ड्राई एसीटोन बेटा। ड्राई मतलब बेटा वाटर नहीं होना चाहिए, बस और क्या। ठीक है प्रभास, ड्राई मतलब वाटर नहीं होना चाहिए। ये बच्चा एसीटोन का केस हम बता रहे हैं बेटा। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3।
बच्चा ये एक तरह का एप्रोटिक पोलर मीडियम है। कैसा है बेटा? एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। बच्चा हम तुमको ये पढ़ाए हैं कि एप्रोटिक के केस में हमेशा कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होता है? SN2। और अगर प्रोटिक होता है, सब लोग बता दिए, बढ़िया। एप्रोटिक के केस में कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? SN2। और प्रोटिक होता है तो उस केस में क्या होता है बच्चा? SN1। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 बेटा। आगे चलते हैं। देखो अब हम कहाँ फंस गए? अब हम यहाँ फंस गए बच्चा, ठीक है। अब हम यहाँ फंस गए बेटा, सुनना ध्यान से, कि RX में यहाँ फ्लोरीन है नहीं, ठीक है। तो बेटा अगर फ्लोरीन है नहीं तो हम करेंगे क्या? ठीक, अगर यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है बच्चा तो हम क्या करेंगे? फ्लोरीन के लिए तब अलग रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो फ्लोरीन का रिएक्शन पढ़ने से पहले इस लाइन को थोड़ा ध्यान दो, ये वाली। ड्राई एसीटोन बेटा दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो ध्यान से, इस लाइन को पढ़ो। पहला बेटा कि वो एप्रोटिक है तो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। दूसरा बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेसिपिटेटेड है, NaBr और NaX ये जो बन रहा है ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? एसीटोन में, एब्जॉर्ब इन एसीटोन। और इसी वजह से बेटा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम पढ़े हो ले चार्टलियर प्रिंसिपल में कि अगर तुम प्रोडक्ट को घटाना शुरू कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागने लगेगा। तुम ये चीज़ पहले पढ़े हो कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को घटाना शुरू कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागना शुरू कर देगा। यहाँ हम NaX को बेटा घटाना शुरू कर दिए हैं तो ये रिएक्शन तेज़ी से क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड भागेगा। बढ़िया बच्चा। अब देखो, अब हम फ्लोरीन के लिए क्या करें? बच्चा हमारे पास फ्लोराइड आ गया। फ्लोराइड के लिए चीज़ों को तो हम पढ़े नहीं है, तो बेटा ये भी हम पहले पढ़ा है, स्वॉट रिएक्शन। हम तुमको ये पढ़ाए थे कि फ्लोरीन अपने आप नहीं छूटता है, उसके लिए हमको कोवलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कोवलेंट नेचर जिसका ज़्यादा हो बेटा, तो कोवलेंट नेचर अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी को वो कम कर देगा। तुमको हम ये पहले भी बताया था बेटा, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। अगर तुम कोई आयनिक कॉम्प्लेक्स लोगे तो रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ इस केस में जब हम कोवलेंट नेचर लेंगे तो अच्छा इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और रिजल्ट होगा कि हमको आसानी से रिएक्शन मिल जाएगा। तो याद रखना, कभी भी अगर हम लोग RX को NaI के साथ ट्रीट करते हैं मेरे भाई तो उस रिएक्शन को बोलेंगे फिंकलस्टीन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और अगर हम लोग RBr को AgF के साथ ट्रीट करें या HgF2 के साथ ट्रीट करें या SbF5 के साथ ट्रीट करें तो ये सब बेटा कौन सा रिएक्शन देता है? स्वार्ट्स। मतलब कुल मिला के फ्लोरीन लगाने वाले रिएक्शन को बोलेंगे स्वार्ट्स और कोई बेटा हैलोजन लगाने वाले रिएक्शन को, आयोडीन लगाने वाले हैलोजन को बोलेंगे फिंकलस्टीन। याद रहेगा क्या बोलेंगे? फ्लोरीन लगाने वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? स्वार्ट्स। और आयोडीन लगाने वाले रिएक्शन क्या बोलेंगे? फिंकलस्टीन। बढ़िया बेटा, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई तकलीफ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम बेटा कमेंट करके बताओ। सबको समझ में आ रहा है? चीज़ें याद आ रही हैं जो पहले पढ़ाए हैं हम? ठीक है, कमेंट करके बताओ मेरे भाई। बढ़िया बच्चा, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोहेरिन्स। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। हाँ, AgF वाला रिपीट। हाँ बेटा, आदित्य फिर से बता रहे हैं, सुन लेना बेटा। AgF के केस में जब कभी भी बेटा फ्लोरीन लगाना होता है, ठीक है, तो हम AgF यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन कम होने की वजह से बेटा हम आसानी से उस रिएक्शन को करा लेंगे। नॉर्मली फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो बेटा बहुत तेज़ी से भागता है, अनकंट्रोल्ड होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? AgF या Hg2F2 का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। आदित्य समझ में आया? कोई तकलीफ यहाँ पे? ठीक है, नमन अगर तुम्हारा कोई और बोर्ड है तो बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास हाँ याद आ रहा। हाँ बस कर चलो, याद आ रहा, बढ़िया है। ये बच्चा अब देखो ये वाला रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स हम लोग डिस्कस करते हैं। हैलोएरीन्स मतलब बेटा हमको बनाना है बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाना है। जब बात कर रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स की, मतलब हमको बेंजीन के ऊपर बेटा हैलोजन लगाना है। अच्छा, अब हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं नमन, ठीक है। देखो जहाँ भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, अभी तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं जहाँ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं।
बच्चा बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो एक्स्ट्रा होंगे, जैसे क्लेमेंसन कंडेंसेशन हो गया, परकिंस रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये सारे रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन है क्या, ये सारे रिएक्शन बेटा एक ही चैप्टर में कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, तो वहां जाके ये सारी चीज डिस्कस होगी। तब तक बेटा जितना हम पढ़ाएं उसी बेसिस पे चैप्टर्स हैं, ठीक है, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं है, तो नमन परेशान नहीं होना तब तक, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं वो हम लोग कराएंगे, ठीक है। हाँ भाई देखो ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। बच्चे यहाँ पे देखते हैं, X2 को तुमने रिएक्शन कराया, बेटा X2 करेगा क्या, आयरन है बेटा, आयरन एक तरह से क्या होता है, आयरन होता है लेविस एसिड। बच्चा आयरन बना लेगा FeX3, X माइनस इससे ले लिया, ठीक है, तो इधर बच गया क्या, X प्लस बच गया, ठीक बेटा, Fe ने इससे X माइनस खींच लिया, तो इधर बच क्या गया, X प्लस बच गया। ये बेटा X प्लस अटैक करेगा, ठीक है, X प्लस अटैक करेगा, और X प्लस अटैक करेगा, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम लोग खुद ही बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर रहा है, और बेंजीन पे X जुड़ जाएगा, साथ में H प्लस बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चा तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा रिएक्शन होगा, H प्लस बेटा X माइनस के साथ रिएक्ट करके HX बना लेगा। चलो बताओ फटाफट कौन सा रिएक्शन है, जल्दी बताओ कौन सा रिएक्शन है, कौन सा मैकेनिज्म है जो हम लोग पहले पढ़े हैं। बढ़िया, सो रहे क्या, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बढ़िया। हाँ तो भैया ये है क्या, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बढ़िया बच्चा, तुमको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लोग पढ़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, H प्लस को बाहर निकाला, यही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो पहला वाला मेथड सबको समझ में आया होगा। अब मेरी बात बताओ, हम यहाँ डार्क का इस्तेमाल क्यों किए, ये डार्क क्यों लिखा है, लाइट क्यों नहीं है, चलो सब लोग कमेंट करके बताओ। ये सब तुमको आता है, ठीक है, ये सब तुमको आता है बेटा, लाइट क्यों नहीं है, चलो बताओ जल्दी, लाइट क्यों नहीं है बेटा, डार्क क्यों है, लाइट क्यों नहीं है बच्चा, डार्क क्यों है। जल्दी बताओ बच्चा, लाइट क्यों है, यहाँ डार्क क्यों लिखा है, लाइट क्यों नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, अगर यहाँ पे लेट इमेजिन, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, चलो बढ़िया बच्चा। अब देखो, अगर क्या कहते हैं कि यहाँ लाइट होता, लेट इमेजिन अगर यहाँ पे लाइट होती, तो बेटा हम सबको पता है अगर यहाँ लाइट होती बेटा तो ये CH3 है, और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, और यहाँ अगर हम लाइट कर देते तो बच्चा लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होना शुरू होता है। और हम ये पढ़ाए हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कहाँ होता है बच्चा, एल्केन वाले पार्ट पे। तो अगर तुम लाइट यहाँ कर देते तो ये X जाके किस पे अटैक कर देता बेटा, एल्केन वाले पार्ट पे, और प्रोडक्ट आ जाती ये बेंजीन। X बेटा इसके साथ नहीं जुड़ता, X एल्केन वाले पार्ट पे जाके जुड़ जाता, ठीक है। तो अगर लाइट होगी तो वही हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, और वो जाके कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, एल्केन वाले पार्ट पे। बहुत बढ़िया। और अगर बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, डार्क रहेगा, लेविस एसिड है, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो कहाँ जाके अटैक करेगा, बेंजीन पे, ठीक है। चलो चलो ये चीज़ याद आ गई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी। अब हम लोग क्या किए, अगर तुमको कहा जाए एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम ऑर्गेनिक में क्या करते हो ना, हाँ वो तुमने ये एनसीईआरटी पढ़ा, तुमने सोचा हाँ समझ में आ गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, स्किप कर गए सब कुछ, तुम ये लाइन पढ़ी ही नहीं। यहाँ देखो एक चीज़ लिखी है, रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म फॉर आयोडीनेशन। बेटा तुमसे ये बोला है कि बच्चा ये सारा रिएक्शन वैलिड है, ये रिएक्शन सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत बढ़िया बच्चा। और तुमसे ये बोला है
कि ये रिएक्शन सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आयोडीन के लिए हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बच्चा? सुनो, ये हमारे पास मान लेते हैं रिएक्टेंट है, तुमने इस्तेमाल किया I2, सेम रिएक्शन किया आयरन के साथ डार्क में। बच्चा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे होगा क्या, आयोडीन जुड़ तो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा आयोडीन जुड़ने के बाद HI बनाएगा। HI बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये वापस से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसको रिवर्स देना शुरू कर देगा। यानी आयोडीन के केस में जो रिएक्शन आएगा वो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्सिबल। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो इस HI को कन्वर्ट कर देता है I2 में। ये कौन कन्वर्ट करता है बेटा, ये कन्वर्ट करता है HiO4 या HNO3। तो बेटा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो तुमको सबको समझ में आ रहा है बच्चा, आयोडीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगी, जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। अगर तुमको उसको रिवर्सिबल से रोकना है तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे, तुम HiO4 का इस्तेमाल करोगे बेटा, ठीक है, HiO4 का या HNO3 का। HiO4 HNO3 कुछ नहीं करेंगे, वो HI को वापस से कन्वर्ट कर देंगे किसमें, I2 में। फिर ये I2 इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। हाँ बेटा 3 आवर्स की है, प्रभास मेरे साथ बने रहना, बोर नहीं होना, ठीक है। तो बच्चा ये बात ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल है। लेकिन सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा, रिवर्सिबल तो है, लेकिन अगर तुम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, चीज़ें सही से हो जाएंगी, ठीक। किसी को कोई तकलीफ है बेटा, ये आयोडीन वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसको लिख लो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है आयोडीन वाला कंसेप्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बच्चा, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें HiO4 और HNO3 डाल देते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बढ़िया, कोई दिक्कत भैया, कमेंट करके बताओ। नहीं, बने रहेंगे बने रहना बेटा, बने रहना, जाना मत, भाग मत लेना। देखो अभी हम बोले 3 आवर की क्लास है, कहीं तो भाग लिए, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अच्छा, अब तुम्हारे सामने ये है बेटा रिएक्शन जो हम तुमको पढ़ाए हैं। हम तुमको बेटा डाइजोनियम के रिएक्शन पढ़ाए हैं, ठीक है, डाइजोनियम के रिएक्शंस, ठीक। हम तुमको ये बताए थे कि डाइजोनियम के रिएक्शन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक। ये बच्चा तुम यहाँ से देख लो डाइजोनियम के रिएक्शन। भैया ये रिएक्शन तुम खुद बताओ, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये रिएक्शन कहीं कराए हैं, प्लीज़ देख के बताओ भैया, प्लीज़ देख के बताओ, ये रिएक्शन कराए हैं हम लोग। हाँ, सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या तुम ये रिएक्शन देखे हो कभी? देखे हो, देखे हो, बहुत अच्छा। ए बच्चा चलो चलो भैया देखते जाओ। NH2 है, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं बेटा NaNO2HCl के साथ। हम लोग पढ़ाए थे कि ये NaNO2HCl इसको करेगा क्या बेटा, ये हमेशा इसका मतलब होता है HNO2। तो जब कभी भी NaNO2HCl का इस्तेमाल करें उसका सीधा सा मतलब है HNO2, ठीक है। हाँ HNO2, तो बच्चा सीधी सी बात है कि यहाँ क्या होगा, डाइजोनियम बन जाएगा। और बेटा डाइजोनियम के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, Cu2H2, देख रहे हो, Cu2H2 करेगा क्या बच्चा, वो यहाँ X लगा देगा, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। हम इसका एक और कन्वर्जन बताए थे कि अगर बेटा तुमको क्या करना है, N2 है, X माइनस है, अगर तुम इसको कॉपर पाउडर के साथ भी हीट कर दो तो भी बच्चा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बेटा X में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या, गैटरमैन रिएक्शन। हम ये लिखवाए थे बच्चा, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान रखना, हमेशा कभी भी आयोडीन के लिए तो तुमको अलग चीज़ें पढ़नी होंगी एज़ यूजुअल। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, आयोडीन के लिए देखो फिर से अलग रिएक्शन दिया है, याद रखना। डाइजोनियम को बेटा Ki के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, Ki के साथ, और बच्चा तुमको आयोडीन मिल जा रहा, देखना ध्यान से बच्चा, यहाँ से I माइनस होगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, X माइनस बाहर हो जाएगा, साथ में बेटा क्या बनेगा, KX बनेगा, ठीक है, साथ में क्या बनेगा बेटा, KX बनेगा, ठीक। तो बस रिएजेंट का फ़र्क है, यहाँ रिएजेंट कौन है बेटा, Cu2H2, और यहाँ कौन रिएजेंट है बेटा, Ki, ठीक है।
तो दोनों में बस फर्क समझना कि आयोडीन के केस में हम सिर्फ KI के साथ ट्रीट करके भी काम चला सकते हैं। बढ़िया बच्चा। अच्छा आगे चलते हैं। प्रोडक्ट बेटा हम क्वेश्चन कराएंगे, मत परेशान हो, ठीक है। हाँ पहले तो हम लोग 1-2 सवाल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल पार्ट होता है बच्चा, ठीक है। बहुत सारे लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन टेक्स्ट से ही बनते हैं। जैसे पहला सवाल तुमसे बोला है, वाई इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। बेटा तुम खुद ही सोचो, अगर तुम एल्कोहल को KI के साथ रिएक्ट कराते हो H2SO4 के प्रेजेंस में, मेरी बात समझना बेटा, H2SO4 क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। हम तुमको पढ़ाए हैं बेटा, जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देगा। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किस में बेटा, एल्कीन में। हमको ऐसा नहीं करना था, हमको तो आयोडीन को रिएक्ट कराना था इससे, अल्कोहल से, और ये H2SO4 खुद ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड, एज सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड इट रिड्यूसेस या इट कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू एल्कीन। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चा, एल्कीन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बोलते रहे, हम इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत तगड़े होते हैं बेटा एनसीईआरटी के, लोग स्किप करके सोचते हैं सीधे एक्सरसाइज पे जाओ। नहीं बच्चा, कंसेप्चुअल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों बच्चा ऐसा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, वो अल्कोहल को H2O निकाल देगा, उसमें से एल्कीन बना देगा, एलिमिनेशन कर देगा, KI को मौका ही नहीं देगा रिएक्ट करने का। इस वजह से हम H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अदरवाइज हमारा रिएक्टेंट खराब हो गया, रिएक्शन होगा ही नहीं। 10.2 समझ में आया भैया? समझ में आया तो बताना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ये तुम खुद बना लोगे, हमको नहीं बताना है। तीसरा, अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चा, ये भी खुद बना लोगे, ठीक है, तुम कर लेना, ठीक। 10.5 क्या बनेगा, फटाफट देख लेते हैं बच्चा। SOCl2 के केस में OH हटा के हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, इस केस में हम लोग Cl लगा देंगे। सेकंड वाले केस में बेटा Br2 हीट है, तुमको पता है बेटा हीट या अल्ट्रा वायलेट है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल। बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन अगर होगा तो सिंपल सी बात है, वो वहाँ रिएक्ट करेगा जहाँ ब्रोमीन स्टेबल हो। बच्चा सेकेंडरी NO2 लग गया, यहाँ पे CH3 बच्चा Br लग जाएगा, ठीक है ऐसा। तीसरा वाला देखो बेटा, HCl के साथ हीट कर रहे हो, ठीक है बेटा, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, OH वाला पार्ट कभी भी नहीं हटता, ये नहीं हटेगा बेटा, ध्यान रखना, ये OH वाला पार्ट हटेगा, ठीक है। OH और Cl अटैक करेगा, OH को यहाँ से भगा देगा, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, CH2Cl। मेरी बात ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हम पढ़ाए हैं नॉर्मल कंडीशन पे बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो ये Cl बेटा OH को नहीं हटा सकता, क्योंकि ये OH किससे जुड़ा है, बेंजीन से। अगर ये OH बेंजीन से जुड़ा है तो इसको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी भी बेटा एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। Cl जाके उस जगह पे अटैक करेगा जहां OH एल्केन वाले पार्ट से जुड़ा है, Cl वहां अटैक नहीं करेगा जहां OH बेटा बेंजीन वाले पार्ट से जुड़ा है। ये सबको समझ में आ रहा है? 10.5 का थर्ड वाला समझ में आया मेरे भाई? यहाँ बेटा HI के साथ तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये ट्रीटमेंट HX के साथ है, डबल बॉन्ड तोड़ो, तुमको पता है मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, X। समझ में आया? प्लीज़ कमेंट करके बताओ बेटा, तीसरा वाला समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चा सुनो ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो, हमको ये पता है कि बेटा ये RF है, ये RCl है, ये RBr है, ये RI है। बच्चा इनका सॉल्युबिलिटी हो गया,
या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब बेटा दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक तो डाइपोल मोमेंट, ये पढ़ा रहे बच्चा, यहाँ कहीं डिस्कस नहीं कर रहे, समझ लेना बच्चा। यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क डालता है। कंट्रोल सॉल्युबिलिटी, कंट्रोल सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऐसा। और बेटा मॉलिक्यूलर वेट ये कंट्रोल करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा चीज़ों को देखो, एकदम ध्यान से सुनना। लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे बेटा, लास्ट क्वेश्चन में देख लो। अच्छा बच गया था क्या? लास्ट क्वेश्चन बेटा HI, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, यहाँ H मार्कोनिकॉफ रूल है, ज़्यादा पॉजिटिव जहाँ स्टेबल होगा वहाँ आयोडीन लग जाएगा, ठीक है। ये बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो, ठीक है। यहाँ ये चार्ट बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा NCERT शुरू में पैसा लिया था तो बढ़िया चार्ट बनाया बच्चा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, जैसे जैसे तुम कार्बन एटम बढ़ा रहे, ठीक है, वैसे वैसे बच्चा तुम देखो ध्यान से, ये बार बढ़ता जा रहा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो तुमको कुछ कहना ही नहीं है, तुम सिंपली ये कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। तो एल्किल हैलाइड के केस में बेटा सीधे सीधे जानो कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, चाहे कैसे भी सोचो। तो अगर तुमसे कोई ये बोला कि बेटा CH3Br है, ग्राफ मत देखो, ऐसे ही सोचो, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, तुम कंपेयर करो कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो हम सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि बेटा CH3I सबसे भारी है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया बच्चा। यहाँ कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि यहाँ रिलेशन एकदम सिंपल है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। दिक्कत कहाँ आती है इसको देखते हैं बच्चा। दिक्कत आती है सॉल्युबिलिटी पे। अच्छा ये भी तुमको पता है, जैसे जैसे हम लोग ये बेटा पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। दिक्कत देखो कहाँ आती है, ये पॉइंट। ये बच्चा ये बड़ा अच्छा है, देखो अच्छी चीज़ें NCERT हमेशा टेक्स्ट में लिखता है और बाकी सबका डायग्राम घटिया चीज़ों का बनाता है। चलो देखो, तुमसे बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन, हम इसका डायग्राम बना रहे हैं ताकि तुमको क्लियर हो। बच्चा हमारे पास 3 तरह की हैलाइड है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऐसा, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा। तुमसे बोला है कि इनको कंपेयर करो। ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब बच्चा तुमसे ये बोला है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। बच्चा बॉइलिंग पॉइंट का कोई खेल ही नहीं है, हमको ये पता है कि इसका डाइपोल मोमेंट बच्चा यहाँ एंगल 60 डिग्री है, यहाँ एंगल बेटा 120 है, यहाँ 0 है। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका ज़्यादा होगा? ऑर्थो का। फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? मेटा का, फिर पैरा का। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो डाइपोल मोमेंट पे सीधे सीधे डिपेंड करता है। लेकिन 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 बच्चा लेकिन दिक्कत है मेल्टिंग पॉइंट में। हम तुमको एक चीज़ पढ़ाए थे कि मेल्टिंग पॉइंट एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर को नाम देते हैं सिमेट्री। जो चीज़ जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जो चीज़ जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। मेरे भाई हमको देखो यहाँ लिखा हुआ है, खासकर देखो ध्यान से, द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा। इसका रीजन तुम खुद ही समझ सकते हो, हमको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा तुम अगर सोचो ध्यान से तो पैरा वाला बेटा ज़्यादा सिमेट्रिकल है कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा के, क्योंकि पैरा वाले के पास कई तरह से सिमेट्री आ रही है बेटा, तुम कैसे भी बना लो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है।
तो पैरा वाला ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल समझते हो ना कि बीच से काटे बराबर कट जाए, उसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो पैरा इज मोर सिमेट्रिकल, पैरा इज मोर सिमेट्रिकल, और इसी वजह से बेटा जिसका ज़्यादा सिमेट्री होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा बेटा? पैरा वाले का। क्यों पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट होगा? क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो उसकी लैटिस अच्छी बनेगी। ये सवाल बेटा तुमसे हमेशा ये तुमको पूछेगा। बाद में बेटा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है, ये ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर इस मेटा का होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। पैरा वाले की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। इतना समझ में आया? ये हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट था बेटा, पहले हम डिस्कस किए हैं। जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसी वजह से पैरा वाला आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है बाकी दोनों से, क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। प्लीज़ बच्चा सबको समझ में आया? कमेंट करके बताना भाई, कोई दिक्कत? बढ़िया 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 बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। हाँ सर, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर, हाँ बेटा, लेकिन इन सब का मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना सिद्धार्थ? बेटा ये 2 क्लोरीन लगे हैं, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है। बेटा मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है तब किस पे जाएंगे? डायपोल मोमेंट पे ना सिद्धार्थ। इन सब का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो किस पे जाएंगे? डायपोल मोमेंट पे। ठीक सिद्धार्थ, क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट करके बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने डाटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आ गया? हाँ भास्कर आ गया। चलो भाई, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये अच्छा पॉइंट है। हेलो, देखो ये पहली लाइन में तुमसे बोला, हाँ हाँ समझ में आ गया, ठीक है। पहली लाइन में तुमको बोला बेटा हेलो एल्केन्स जो है, ठीक है, वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक। अब देखो ये जो बाकी का नियम कानून बतिया है ना, ये तुमको टेक्स्ट में नहीं समझ में आएगा। हम तुमको एक चीज़ बता रहे बच्चा, क्लास 11th में तुमको ये पढ़ाया गया होगा कि जब कभी भी किसी चीज़ को तुम डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर तो हमेशा वहाँ एक एनर्जी निकलती है, उसको नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जब कभी भी किसी चीज़ को बेटा पानी में डिज़ोल्व करोगे तो बेटा वहाँ जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कुछ नहीं होती है, जो आयंस बनते हैं पानी उनको घेर लेता है, ठीक है। पानी के घेरने की वजह से जो अट्रैक्शन यहाँ बन रहा है, उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी नाम देते हैं। फिर से रिपीट करें, जब किसी भी चीज़ को तुम मिलाओगे और वो आयन में टूट जाए तो बेटा उसको नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, उस एनर्जी को नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये बच्चा ये चीज़ आयन में टूटेगी ही कब? ये आयन में तभी टूटती है, या कोई भी सॉल्ट तभी डिसॉल्व होता है, या कोई कंपाउंड तभी ब्रेक करता है पानी में जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा नहीं है तो बेटा ये टूटेगा ही नहीं, ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा। तो ये रिएक्शन फीजिबल कब होगा? फीजिबल ओनली व्हेन कब होगा बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी होगी किससे? बॉन्ड एनर्जी से। इतनी एनर्जी निकल जाए कि वो बॉन्ड को तोड़ सके, तब तो जाके वो टूटेगी, नहीं तो वो बॉन्ड टूटती ही नहीं है, वो चीज़ डिसॉल्व होती ही नहीं है। यही यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। बेटा देखो ध्यान से, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन इज सेटअप बिटवीन हैलो एल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल। यही बताएं, अभी का एनर्जी कम है, तोड़ने का एनर्जी ज़्यादा है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से कम है तो बेटा RX नहीं ब्रेक करता, और RX अगर ब्रेक नहीं करेगा आयंस में तो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। मतलब इसको सॉल्युबल होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि RX आयन में नहीं टूट रहा है तो इसको सॉल्युबल होना ही नहीं चाहिए था पानी में, लेकिन अपने हाई डायपोल मोमेंट की वजह से ये थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, चूंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी बेटा बॉन्ड एनर्जी से कम है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन किससे बेटा? बॉन्ड एनर्जी, हेंस इट इज नॉट सॉल्युबल। बेटा वो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो पहली लाइन में लिखा है स्लाइटली सॉल्युबल, ये क्यों होता है? ड्यू टू इट्स डायपोल मोमेंट। मेरे सबको समझ में आया भैया? ये पॉइंट समझ में आया? ये स्लाइटली सल्यूबल क्यों है? अपने डायपोल मोमेंट की वजह से ये थोड़ा सा सल्यूबल है, लेकिन
ये पूरी तरह सल्यूबल क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जो एनर्जी निकल रही है पानी के इंटरेक्शन के साथ, हाइड्रेशन एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी से कम है और इसी वजह से ये सल्यूबल नहीं है। प्लीज़ बताओ सब लोग को समझ में आ रहा? कमेंट करो भाई, कमेंट करो समझ में आ रहा? हाँ हो गया, समझ में आ गया? चलो भाई भास्कर आगे चलते हैं। तो ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो आगे चल रहे बेटा। अब आते हैं रिएक्शंस पे। तुम्हारे सामने साफ साफ बेटा देखो लिखा हुआ है रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं, देखते जाना बच्चा। हम रिएक्शंस का नाम लिखते जा रहे हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वुड्स रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं बेटा, याद करो। जिंक के साथ रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, याद करो। ये दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके सारे पॉइंट खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, पूरा आ रहा है, ठीक है, बढ़िया बच्चा सिद्धार्थ। चलो अब एक एक करके बच्चा हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट डिस्कस करते चले जाते हैं, ठीक बच्चा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं बेटा। दो तरह का क्या, हम लोग 4 तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। हम लोग बहुत सारी पढ़े हैं, SN1, SN2, SN3, पूरा 4-5 लेक्चर इस पे हुआ है। तो हमको कुछ भी नया बताने की ज़रूरत इसमें नहीं लग रही है, ठीक है। तुम इस चार्ट को देख लो। ये चार्ट हम थोड़ा लिखवाए थे उस समय पे, लेकिन तुम एक बार देख सकते हो तुम किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हो बच्चा। अगर हम OH- को RI के साथ ट्रीट करें, ROH बनेगा। वाटर को RI के साथ ट्रीट करें, ROH बनेगा। OR- को RI के साथ ट्रीट करें, ROR बनेगा। NaI के साथ ट्रीट करोगे किसी चीज़ को, RI बनेगा, ठीक है। इसको RI के साथ ट्रीट करें बेटा, ये अटैक करेगा, आयोडीन हटेगा, RNH2 बनेगा। हम इसको पूरा डिस्कस नहीं कर रहे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चा हम ये तुमको पढ़ाए थे, ये क्या रिलीज़ करता है, H- की तरह मान लो, ये H- रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसको अगर तुम RI के साथ ट्रीट करोगे तो H- अटैक करेगा, आयोडीन हटाएगा। इस चीज़ को हम लोग पढ़ाए थे रिडक्शन में, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग किस में पढ़ाए थे बेटा, रिडक्शन में। कि कोई भी RX है, अगर तुम उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हो बेटा, वो H अटैक करता है, X हटाता है, RH बन जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताना सही है कि नहीं। हाँ नहीं बेटा, ये चीज़ें तो तुमको याद, क्या अब तक तो याद हो गई प्रभास। इतना दिन हो चुका है बेटा, हम ये पढ़ाए थे KCN है तो इसको ट्रीट करेंगे अगर RI के साथ, तो यहाँ से CN- निकलेगा, यहाँ K+ निकलेगा, CN- अटैक करेगा, आयोडीन हटेगा, RCN बनेगा। बच्चा प्रभास ये सब चीज़ें तो इतनी बार हो चुकी हैं कि अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक। ये बेटा हम पढ़ाए थे AgCN कोवलेंट है, तो AgCN के केस में बेटा कार्बन अटैक नहीं करता, ये चीज़ पढ़ाए हैं। एक बार जाके लेक्चर रिवाइज कर लेना प्रभास, अगर कोई दिक्कत हो। वहाँ ये सारी चीज़ें हम लोग लिखे हैं। N लोन पेयर अटैक करेगा RI के ऊपर, ठीक है, और क्या बना लेगा बेटा, RNC बना लेगा, ठीक। प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ाए हैं भैया, देख लेना एक बार, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। हम बार बार बोले कि एल्किल हैलाइड, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स में कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा जो पढ़ाने लायक हो, ठीक है। सारी चीज़ हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, इसीलिए हम ये खोले हैं, ठीक है, ताकि तुम देखते जाओ और चीज़ों देखते जाओ, होता जाइए, ठीक। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, ठीक। तो ये चार्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया है कि जो इसके पास 2 जगह हो अटैक करने की, 2 पावर हो अटैकिंग का, उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा। मैकेनिज्म हम लोग 2 तरह का पढ़े हैं। SN2 मैकेनिज्म बेटा ट्रांजिशन स्टेट होता है, हम रिवाइज़ करा दे रहे हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ कर दे रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। SN2 मैकेनिज्म बेटा बाई मॉलिक्यूलर होती थी, याद है बेटा। इस केस में TS बनता है, ठीक, TS बनता है, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है। इन्वर्जन होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, इन्वर्जन होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब भैया ये सारी चीज़ जितना है, ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कोई तकलीफ़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ अच्छा, ये बेटा तुम लोग को रिएक्टिविटी का ऑर्डर है,
प्राइमरी, सेकेंडरी, हैलाइड, टर्शियरी, ये सब हम नहीं बता रहे बेटा। ये मेरे लेक्चर से पढ़ना, एनसीईआरटी से मत पढ़ना, वहाँ हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ाए हैं, तो वहाँ जाके पढ़ोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक। तो इस पूरे को हटा देते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी बेटा तुम पहले से पढ़े हो, आइसोमेरिज्म में कायरलिटी क्या होता है, कायरलिटी क्या नहीं होता है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होगा तो बता देना बेटा, हम उसको लेक्चर दे देंगे, ठीक है, कायरलिटी का। हाँ ठीक, तो इन सब में बेटा कुछ भी नहीं है जो तुमको पढ़ाने लायक है, ठीक है। ये सारी चीज़ बेटा हम लेक्चर में पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो हम तुमको ये चीज़ नहीं बताएंगे। दूसरा, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर से हम लोग बेटा एलिमिनेशन को याद करो। एलिमिनेशन हम लोग डिस्कस किए हैं, 2 तरह का एलिमिनेशन होता है बेटा, अल्फ़ा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। हम तुमको पढ़ाएं बच्चा, ध्यान रखना, ये H है, ठीक है, देख रहे हो बेटा, बीटा कार्बन से हट रहा है तो बीटा एलिमिनेशन। ये तरह का जो एलिमिनेशन है, इसको हम, इस तरह के एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एंटी एलिमिनेशन। फिर से हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसका मत पढ़ना। हम जो तुमको पढ़ाए हैं लेक्चर में, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, प्लीज़ वहाँ जाके तुम 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख लो, वो तुम्हारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है रिएक्शन विथ मेटल। बच्चा रिएक्शन विथ मेटल 3 है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, वुड्स रिएक्शन और जिंक के साथ रिएक्शन। बेटा ये तीनों चीज़ हम पढ़ाए हैं कि जब कभी भी तुम RX को, ठीक है, जब कभी भी तुम RX को ट्रीट करते हो मैग्नीशियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमको बच्चा यहाँ पे RMgX मिलता है। बेटा RMgX हम तुमको सॉल्व करना बताए थे, R को माइनस मान लो, MgX को प्लस मान लो, बस बच्चा। हाँ सर, सचिन तुम क्लास नहीं किए हो क्या बेटा? रिटेंशन हम पढ़ाए थे बेटा। अगर मान लो तुम्हारा रिएक्टेंट है, क्लास नहीं की हो क्या रिटेंशन की? बेटा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, सही बच्चा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये भी डेक्स्ट्रो आ जाए, तो अगर ये दोनों सेम ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाए, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रिएक्टेंट की हो वही अगर प्रोडक्ट की आ जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रिटेंशन। सचिन समझ में आ गया होगा, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चा, ठीक है। पूरा क्लास में तुम चले जाना, एलिमिनेशन में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा ये देखो रिएक्शंस RMgX के हम पढ़ाए हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बेटा बहुत अच्छे से बताए थे, वहाँ जाके देखना। ग्रिग्नॉर्ड के केस में हम हमेशा ये बताए थे बेटा कि ग्रिग्नॉर्ड R- हमेशा बनेगा, ग्रिग्नॉर्ड के केस में R- बनेगा। और एक बात ध्यान रखना बेटा, R- जो होता है वो बेटा एसिड बेस रिएक्शन भी देता है, एडिशन भी देता है, सब्स्टिट्यूशन भी देता है। ऑर्डर हम बताए हैं, हमेशा पहले कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एडिशन। पहले क्या होगा बच्चा? एसिड बेस, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एडिशन। बढ़िया बच्चा, ठीक है, बढ़िया। वुड्स रिएक्शन भी बच्चा हम पढ़ाए थे, जो लोग क्लास किए होंगे वुड्स का, ठीक है। अभी ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन हुआ है कराए, ठीक है। हम रिडक्शन में वुड्स रिएक्शन कराए थे बच्चा। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। RX जो है वो बेटा टूट जाता है, R रेडिकल बनाता है और R रेडिकल बनाता है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं बेटा? RR बना लेते हैं। तो ये एक कैसी मैकेनिज्म बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बच्चा। ये दोनों डिस्कस किए थे, एक तो वुड्स डिस्कस किए थे जो लोग क्लास किए होंगे, एक बेटा कोलबेस डिस्कस किए थे। याद करो, ये दोनों चीज़ डिस्कस किए थे, एक तो वुड्स डिस्कस किए थे, एक कोलबेस डिस्कस किए थे। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, दोनों चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। यहाँ तक कोई तकलीफ़ भैया? याद आया सबको? सबको याद आ रहा है हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ पढ़ाए हैं? प्लीज़ बताओ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना? भास्कर क्या हुआ, रो कह रहे हो? हाँ, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पढ़ाएं बेटा? सबको याद आ रहा होगा, ठीक, हर चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है। याद रखना, जो पहला का 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बच्चा, वो आज को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी इसको, इस चैप्टर में, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, ठीक है। हाँ, NSR बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चा यहाँ ध्यान से देखो, हमको ये चीज़ जो लोग ESR पढ़े होगे बेटा हमसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ाए थे कि बेटा जो बेंजीन पे X का ग्रुप लगता है बच्चा, वो X ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है
और कैसा नेचर होता है बेटा, डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, सेम केस यहाँ पे बच्चा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, वही यहाँ समझाने की कोशिश किया है कि बेटा जब रेजोनेंस बनाओगे तो ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, पैरा पे नेगेटिव आएगा, तो जब हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो पे और कहाँ पे, पैरा पे। तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। बढ़िया बच्चा, ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी है बेटा कि CCl बॉन्ड बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंपल सी बात है, जब तुम रेजोनेंस बना दिए तो इसमें बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हुआ है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, पहले तो वो अटैक ही नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि बेंजीन के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन है, और अगर अटैक नहीं करेगा और मान लो कर भी रहा है तो वो Cl को हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा कभी नहीं होता, हमको पता है, लेकिन हम ये भी पढ़ाए हैं कि अगर कंडीशन को रिगरस कर दो बेटा, जो लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं 3 क्लास पहले, हम बताए थे नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो डीएक्टिवेटिंग नेचर का है, तब वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। चल भाई आगे चलते हैं। ये तो बेटा डिफरेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिनाइल कैटायन की इंस्टेबिलिटी, ये बच्चा हम तुमको पढ़ाए थे। जब हम पढ़ाए थे रिगरस कंडीशन में, हम ये पढ़ाए थे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाउस प्रोसेस। जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा। नॉर्मल कंडीशन में बेटा OH माइनस इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बेटा देखो कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है। इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे बच्चा होता क्या है, ये OH माइनस अटैक करेगा, इस Cl को हटाएगा। तो ये एक कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नॉर्मल कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, रिगरस कंडीशन पे होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब देखो जैसे जैसे तुम NO2 लगाते जा रहे हो, तुम देख रहे हो बेटा कंडीशन थोड़ी सॉफ्ट होने लगी। यहाँ 623 केल्विन चाहिए था, यहाँ 443 केल्विन लगा। 2 NO2 लगाया तो बेटा यहाँ 368 केल्विन चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि NO2 बेटा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। जैसे जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन होना और आसान है। सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अभी 4 क्लास पहले ही एक्सप्लेन किए हैं। जितना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन होना उतना आसान होगा। ठीक है, बढ़िया, ठीक भैया। अब ये देखो सामने बच्चा, ये देखो 3 NO2 लगाया, हल्का सा बेटा वार्म कर दिया, ये पिक्रिक एसिड में बदल गया। हम ये लिखवाए भी थे, ये पिक्रिक एसिड है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ सब चीज़ याद है भैया? ठीक, सब चीज़ याद है। अब बेटा ये वही एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, या कैसे बेटा ये रिएक्शन हो रहा है। तुम बस सिंपली देखो OH माइनस अटैक कर रहा है और Cl यहाँ से बाहर हो जा रहा है। तो ये एक तरह का कैसा रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर तुमसे बताया है कि देखो हाँ पिक्रिक एसिड है, NO2 लगा बेटा तो और बेटा कम की ज़रूरत पड़ेगी। यही सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको तुमको ध्यान नहीं रखना है। बस तुमको ध्यान रखना है जैसे जैसे NO2 लगाएंगे वैसे वैसे बेटा रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़िया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चा ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, और डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। तुम देख सकते हो बेटा Cl2 के साथ FeCl3 अटैक करा रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगा? यहाँ पे Cl+ बनेगा, और Cl+ बेटा अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? NO2+ प्रोड्यूस करेंगे। ये भी अटैक करेंगे ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बताने लायक नहीं है। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट हम पढ़ाए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ाए हैं, एसाइलेशन भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ, ये बेटा ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नाम का फ़र्क है, बाकी जैसा वुड्स रिएक्शन होता है सेम एज वुड्स, ये दोनों रिएक्शन वही हैं बेटा। RX यहाँ भी है, RX यहाँ भी है। फ़र्क बस ये है बेटा, वहाँ 2 मोल RX को तुम रिएक्ट करते थे सोडियम के साथ। सुन लो सब लोग, तो बेटा R बनता था, याद है? यहाँ एक बेंजीन ग्रुप है, एक R है। रिएक्शन वही होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होगा ये। हाँ पूरा बताएं आप।
सिद्धार्थ क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या पूरा बताएं? हम बताए हैं कि अभी बताना है कुछ? सिद्धार्थ प्लीज़ कमेंट करके बताना। ए बच्चा ये देखो ध्यान से, हम ये पहले यही रिएक्शन है बेटा, RX ऐसे लिख लो, ठीक है। तो जो वुड्स रिएक्शन में कर रहे थे बेटा, सोडियम इनको हटा देगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम एज वुड्स रिएक्शन। जैसा वुड्स रिएक्शन पढ़ाए हैं सेम केस है, बस नाम बदल गया है। तो अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हुए, बोथ एल्काइल ग्रुप, हाँ बोथ एल्काइल ग्रुप, तो बच्चा उस रिएक्शन को हम लोग नाम देंगे क्या? वुड्स। बेटा वन एल्काइल, एक एल्काइल ग्रुप है, एक एराइल ग्रुप है, उस नाम देंगे वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। और बच्चा एक एराइल ग्रुप है, दूसरा भी एराइल ग्रुप है, बोथ एराइल ग्रुप है, उसको फिटिक नाम देंगे। तो बेटा बस नाम का फर्क है, बाकी रिएक्शन बेटा अपने आप वही सेम तरीका है जैसे चल रहा है। देख लो यहाँ से भी बेटा, 2 मोल एराइल का लिए तो एराइल एराइल जुड़ गया बेटा, एक एराइल एल्काइल लिया तो वो भी जुड़ गया, 2 एल्काइल लेते वो भी जुड़ जाते। तो ये एक ही तरह के रिएक्शन है, बस नाम बदल गया है। ये क्लियर है सबको? बेटा फिटिक नाम की कोई नई चीज नहीं है, वही रिएक्शन है जो पहले था। तो वुड्स फिटिक, फिटिक ये सब एक तरह के रिएक्शन है बेटा, सब वुड्स रिएक्शन की तरह है। क्लियर हो गया होगा? चलो भाई, ये है कुछ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बढ़िया से हम लोग को चीज़ें इसमें अच्छे से जाननी है, ठीक है, कि क्या कैसे रिएक्शन होगा। सुनो ध्यान से, ये बेटा इस केस में हमको ये जानना है कि रिएक्शंस हम लोग पूरा कर लिए, सारी चीज़ कर लिए। ये टॉपिक तुमको पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये जेई मेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड के लिए नहीं। जेई मेंस के लिए इसमें से बहुत सवाल आते हैं। डीडीटी क्या होता है, डीडीटी इंसेक्टिसाइड है कि पेस्टिसाइड है, ऐसे सवाल बेटा तुमसे हमेशा पूछेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो डाइक्लोरोमीथेन है, तो तुमको जैसे ये पूछा डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर। तो ये जो पन्ना है ना पॉलीहेलोजन कंपाउंड का, इसी को बोलते हैं यूजेस। मेरे भाई ये तो जरूर पढ़ना, ये तुमको पढ़ना है, सेल्फ रीडिंग है, सेल्फ रीडिंग। तो कल बेटा सेल्फ रीडिंग है, कल इससे कुछ सवाल हम तुमको यहाँ देंगे। अगर तुम ये नहीं पढ़े होगे तुम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। 3-4 कंपाउंड है, ठीक है, डीडीटी है बेटा, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, डाईमिथाइल क्लोराइड है, कुछ ऐसे कंपाउंड है, आइडोफॉर्म है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, फ्रियॉन्स हो गया, ठीक है। इन स्ट्रक्चर देखो डीडीटी का, अच्छे से याद रखना। तो ये सारी चीज़ तुमको पढ़नी है, कल वाले क्लास में हम इसका क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ये डिस्कस होगा। तो ये टॉपिक बेटा तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है, अभी मत जाओ भागो मत। हम कुछ बेटा इसमें कन्वर्जन तुमको सिखा रहे, कैसे तुमको करना है, क्योंकि कल हम एनसीईआरटी तुमको अटेम्प्ट करके रात को भेजना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.11, ठीक है, सुन लो ध्यान से बच्चा। एनसीईआरटी थोड़ा सा सब लोग अटेम्प्ट करके हमको एक जगह लिख के सुन लो ध्यान से, हम पढ़ा दिए हैं बेटा। एक्सरसाइज पे जाओ, बिना कोई बुक का रेफरेंस लिए अपने से सारे आंसर्स लिखो, ठीक है। कन्वर्जन हम तुमको सिखा रहे हैं। जैसे तुमसे बोला इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन जाना है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पहले तुम इथेनॉल बनाओ। इथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3 CH2 OH। सुनते जाना भैया, बेटा ये इथेनॉल है, इससे तुमको जाना है ब्यूट 1 आइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा जब तक तुम स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक तुमको कन्वर्जन नहीं आएगा। तो करने का तरीका समझो, बहुत आसान तरीका है बेटा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सबसे पहला काम करो तुम बेटा, इसको ट्रीट करो HCl ZnCl2 के साथ। जब हम HCl ZnCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा CCCl, ठीक है। ऐसा चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट ट्रीट कर सकते हो, सुनना ध्यान से, KiH3PO4 के साथ। ये भी हम ऊपर पढ़ाए हैं, जाके देख सकते हो। KiH3PO4 के साथ ट्रीट करें तो ये कन्वर्ट होगा CC आयोडीन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम इसको ट्रीट करो बच्चा C ट्रिपल बॉन्ड C Na+ ऐसा एसिटिलीन के साथ। बच्चा तुमको पता है एसिटिलीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है C-। बच्चा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, आयोडीन को हटाएगा, ठीक।
तो बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तभी लगेगा जब इस पे जूझोगे। कल हम ये 10.11 पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चा 10.11। सबको 10.11 करके हमको भेजना है। जितने रिएक्शन तुम पढ़े हो, चाहे 10 स्टेप में करो चाहे 5 स्टेप में, करना सीखो, फिर हम उसको शॉर्ट करना शुरू करेंगे। 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन तुम 10 स्टेप यूज़ करो और कल 10.11 सब करके हमको दिखाएगा। हम 10.11 कल डिस्कस करेंगे। आज शाम को एक बस 50 क्वेश्चन की एक शीट भेज रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हमको पता है तुम सबका भी एग्जाम चल रहा प्री बोर्ड का। 50 क्वेश्चन का शीट भेजेंगे अभी, तुम उसको अटेम्प्ट करना है तुमको 50 क्वेश्चन, और इस 10.11 को करना है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद कल हम उसको डिस्कस करेंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास बेटा यही 7 से 8:30 का शेड्यूल है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे बेटा 2-2 घंटे की क्लास ले लें इधर बीच, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। थ्योरी पढ़ लेना, जो जो काम बताए हैं प्लीज़। NCERT का लास्ट पन्ना पढ़ना है, थ्योरी 10.11 अटैम्प्ट करना है, और जो 50 क्वेश्चन का शीट भेजेंगे वो अटैम्प्ट करना है। आज के लिए इतना ही बच्चा, ठीक है, बढ़िया।